नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बिहार यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रसायन विज्ञान के पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि परमाणु क्या होता है और परमाणु के अंदर जो अस्थायी मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों, इसके बाद आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एटम्स के जो मॉडल दिए गए हैं प्रमुख वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो एटॉमिक मॉडल है, जैसे कि डाल्टन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, जे थॉमसन का मॉडल है। तो ये जो 5-6 मॉडल जो दिए गए हैं, इनसे भी काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसके मॉडल को देखेंगे। तो दोस्तों, आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमाणु के संदर्भ में जो सिद्धांत दिया गया था वो था डाल्टन का सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो 1803 ईस्वी में दिया गया और इसके अनुसार जो प्रमुख बातें हैं उसी पे विशेष ध्यान रखना है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इन्होंने कहा कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात सूक्ष्मतम कण है। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है और परमाणु अविनाशी है, अर्थात परमाणु को हम ना ही बना सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद डाल्टन ने कहा कि यह परमाणु जो है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपने पिछले वीडियोज में भी जाना था और ये जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं ये डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में ये बातें कही। इसके बाद जो अगला हमारा एटॉमिक मॉडल आता है वो आता है लगभग 100 वर्षों बाद 1904 ईस्वी में थॉमसन का मॉडल। थॉमसन साहब ने परमाणु के बारे में जो अपना मॉडल दिया, उस मॉडल में इन्होंने बताया कि परमाणु धन आवेशित कण है। परमाणु धन आवेशित कण है जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर, अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। यानी कि इन्होंने जो परमाणु के जो आकार है, उसके जो साइज है, इसके बारे में बताया कि परमाणु का आकार, उसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है और वह धन आवेशित होता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ बिखरे हुए होते हैं, ठीक इस प्रकार जैसे कि तरबूज के जो बीज होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। दोस्तों, ये तरबूज का मौसम चल रहा है, आपने देखा होगा कि तरबूज में जो उसके ब्लैक सीड्स होते हैं वो किस प्रकार चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी बिखरे हुए, धसे हुए होते हैं। तो ये थॉमसन का मॉडल था। इन्होंने जो कि एक तरह से एक गलत मॉडल है, बाद में इसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में चारों तरफ क्या होते हैं, तरबूज के बीज के समान धसे हुए होते हैं। तो ये दोनों मॉडल आपके शुरुआती के मॉडल हैं, डाल्टन का मॉडल और यहाँ पे थॉमसन का मॉडल। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल आता है, वो है आपका रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का जो सिद्धांत है वो 1911 ईस्वी में दिया गया था। तो 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे अपना परमाणु के संदर्भ में अपना मॉडल को प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक स्वर्ण पत्र, स्वर्ण यानी कि एक गोल्ड शीट, सोने की एक शीट लिया और स्वर्ण पत्र पे उन्होंने एक पोलोनियम है, एक रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा, बीटा और गामा जैसी किरणें उत्सर्जित होते रहती हैं। तो इस संदर्भ में रदरफोर्ड ने पोलोनियम नामक रेडियो सक्रिय एलिमेंट लिया और उससे निकलने वाले अल्फा कणों को स्वर्ण पत्र पे इन्होंने स्ट्राइक कराया। रदरफोर्ड ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को निर्वात में किया था, ये भी आप जानते रहिए। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है इसके लिए उन्होंने निर्वात में एक्सपेरिमेंट किया ताकि अल्फा कणों पे हवा का या फिर हवा के गैसों का कणों का कुछ इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इन्होंने यह एक्सपेरिमेंट निर्वात में किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्वर्ण पत्रों पे पोलोनियम से निकलने वाले काफ़ी तेज गति से, काफ़ी हाई एनर्जी रखने वाले अल्फा कणों से आघात करवाया और ने देखा कि जो अल्फा कण हैं इस स्वर्ण पत्र पे पड़ रहे हैं, तो सेंटर में जो पड़ रहे हैं वो वापस उसी दिशा में वापस लौट आ रहे हैं। जो अल्फा कण
की जो बीम है वो ऐसे जा रही है और सेंटर से टकरा के फिर वापस उसी दिशा में लौट आती है, लेकिन जो चारों तरफ, सेंटर के चारों तरफ जो अदर वहाँ पे जा रही है वो ऐसे ऐसे बाहर निकल जा रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि निश्चित रूप से यहाँ पे सेंटर में बीचों बीच में कोई ऐसा सघन, कोई काफ़ी सघन, काफ़ी छोटा सा आवट है जिससे कि अल्फा कण वहाँ से टकरा के वापस रिबाउंड हो जा रहे हैं। तो इस तरह इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में कुछ गोलाकार एवं धन आवेशित अति सूक्ष्म कुछ है जिसका नाम दिया गया नाभिक। तो दोस्तों यहाँ से आप जानते रहिए कि नाभिक की खोज पूछा जाता है कि नाभिक की खोज किसने किया, तो आप कह सकते हैं कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया है, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही एक एक्सपेरिमेंट से पता किया कि परमाणु के केंद्र में कोई बहुत ही सघन धन आवेशित गोलाकार अति सूक्ष्म कोई बनावट ऐसी है जहां से अल्फा कण जाके वापस टकरा के वापस चले आ रहे हैं। दोस्तों ये धन आवेशित कैसे है नाभिक, इसलिए नाभिक धन आवेशित है क्योंकि अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जब यहाँ पे आप जानते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसलिए रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि निश्चित रूप से यहाँ पे परमाणु के यहाँ पे नाभिक में कोई धन आवेशित चीज है जिससे कि अल्फा कण वापस टकरा के वापस चला आ रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो अल्फा कण पॉजिटिव है और दोनों क्या हो जाते, आकर्षित कर लेते, तो यहाँ से अल्फा कण टकरा के वापस नहीं आता। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या देखा कि अल्फा कण चूंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और यहाँ परमाणु के केंद्र से टकरा के वापस चला आ रहा है, इसका मतलब निश्चित है कि यहाँ बीच में कुछ पॉजिटिव धन आवेशित कुछ है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में एक धन आवेशित भाग है जिसको नाभिक नाम दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि नाभिक की खोज किसने किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है कि यहाँ पे नाभिक की खोज किसने किया, तो आप बोलेंगे रदरफोर्ड। इसके अलावा दोस्तों बीपीएससी एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था कि परमाणु का धन आवेशित भाग कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत लोगों ने प्रोटॉन पे आंसर किया, किसी ने ऑप्शन ई पे आंसर किया, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे एक ऑप्शन में नाभिक भी था, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नाभिक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि परमाणु का धन आवेशित भाग, ना कि कण पूछा गया। अगर कण पूछा होता तो हम प्रोटॉन पे आंसर करते, प्रोटॉन भी ऑप्शन में था, नाभिक भी ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ पे परमाणु का एक हिस्सा, एक भाग पूछा गया है जो कि धन आवेशित होता है, वो है आपका नाभिक। आप जानते हैं यहाँ पे रदरफोर्ड ने भी इसे साबित किया है। आगे हम देखेंगे कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए वह धन आवेशित होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा अगला निष्कर्ष है वो कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दोस्तों नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, रदरफोर्ड ने ये भी बात कही। इसके अलावा प्रोटॉन की संख्या जो होती है परमाणु में वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। यानी कि परमाणु में जितने निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन हैं, उतने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अर्थात प्रोटॉन हैं, अतः परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो रदरफोर्ड मॉडल से संबंधित है। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ये सब निष्कर्ष निकाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ कमियां भी हैं जिसको आपको जानना है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कमी में अगर हम देखें तो रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी जो कमी है, जो ड्रॉबैक है, वो ये है कि इनके अनुसार परमाणु अस्थायी नहीं रह सकता। दोस्तों परमाणु के अस्थायित्व के संदर्भ में रदरफोर्ड ने कोई व्याख्या नहीं की, चूँकि रदरफोर्ड ने इतनी बात कही कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये बात जानते रहिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एनर्जी रिलीज करता है। अतः इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और रदरफोर्ड के अनुसार वो चक्कर लगा रहे हैं। तो चक्कर लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो ऊर्जा का ह्रास करेंगे। तो ऊर्जा के ह्रास होने से एक समय उनमें ऊर्जा की काफ़ी कमी हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। तो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे मानिए कि यहाँ पे नाभिक है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो ऊर्जा की कमी होने से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक समय नाभिक में गिर जाएंगे, इसलिए परमाणु अस्थायी नहीं रह सकता।
लेकिन ऐसा चूंकि नहीं होता है, वो आगे हम देखेंगे कि नील्स बोर ने इस बात की पूरा पुष्टि किया था, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे रदरफोर्ड ने इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं तो ऊर्जा का ह्रास कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी कमी है कि इनके अनुसार अगर देखा जाए तो परमाणु अस्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ह्रास के कारण नाभिक में गिर जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वह एनर्जी का ह्रास करता है, एनर्जी को लॉस करता है। तो एक समय एनर्जी लॉस करते करते इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर देगा तो अंत में नाभिक में गिर जाएगा। तो इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। अगली बात जो है इनकी कमी है, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं या उनका कक्षा अलग अलग होता है, इसके बारे में भी इन्होंने कोई व्याख्या नहीं किया। इसके अलावा परमाणु के स्पेक्ट्रम रेखीय होते हैं, इसकी भी इन्होंने व्याख्या नहीं की। तो कुल मिला के 3 प्रमुख बात यहाँ पे ध्यान रखना है जो इनकी कमी उजागर करता है। वो ये है कि परमाणु के अस्थायित्व के बारे में इन्होंने कुछ व्याख्या नहीं किया। इलेक्ट्रॉन के जो चक्कर काटते हैं ठीक है, लेकिन वो किस ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, उनका कक्ष कैसा होता है, इसके बारे में इन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया। और एक तीसरी जो कमी है वो कि परमाणु के स्पेक्ट्रम जो रेखीय होते हैं, लीनियर होते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कोई व्याख्या नहीं की। तो दोस्तों, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद जो अगला एक महत्वपूर्ण मॉडल है वो है नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर ने भी अपना एक मॉडल दिया, आइए उसको देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों, नील्स बोर के मॉडल के समझने से पहले हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि रदरफोर्ड ने इतनी बात स्पष्ट कर दिया कि नाभिक एक धनावेशित हिस्सा होता है परमाणु का, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं या अपनी कक्षा बदलते रहते हैं, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई स्पष्टता नहीं की। तो इस बात की स्पष्ट कौन करेगा? तो नील्स बोर करेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रदरफोर्ड ने परमाणु के अस्थायी होने या फिर न होने के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। लेकिन जो सामान्यतः नियम है, इसके हिसाब से हम देखें तो आवेशित पार्टिकल जब मूव करते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है। इस तरह यहाँ भी हम देख रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने भी यही बात कही कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है चारों तरफ तो ऊर्जा का ह्रास निश्चित है, अतः वह ऊर्जा की कमी होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ह्रास करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई आवेशित पार्टिकल मूव करेगा तो ऊर्जा का ह्रास करता है, लेकिन परमाणु के केस में ऐसा नहीं होता है। इस बात को आप याद रखना, है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल की कमी में हम इसको यहाँ पे रखते हैं। लेकिन चूंकि रदरफोर्ड ने ये बात स्पष्ट नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन के केस में, परमाणु के केस में एक निश्चित कक्षा होता है और उसकी एनर्जी लेवल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। इस बात को कौन बताएगा? तो नील्स बोर बताएगा। तो दोस्तों, आप जानते रहना यहाँ पे कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ह्रास करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं नील्स बोर का मॉडल। तो नील्स बोर के मॉडल में आपको 2 विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है। तो नील्स बोर का जो मॉडल है वो आया था आपका 1913 ईस्वी में आया था। तो बोर ने क्या कहा? बोर ने ये बात कही कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऑर्बिट यानी कि कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और उन्होंने इस कक्षा का नाम भी रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया आपका नाभिक, नाभिक हो गया। नाभिक के अलावा इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट है, इसका नाम जो के, फिर आपका एल, फिर आपका एम और फिर एन। इस तरह से के, एल, एम, एन विभिन्न कक्षाओं के नाम रखे गए, और इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा दूसरी जो नील्स बोर की महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हुए एनर्जी यानी कि ऊर्जा
का ह्रास यानी कि लॉस नहीं करते हैं। इसलिए ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है और परमाणु अस्थायी रहता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना विशेष करके दो बातें निल्स बोर के मॉडल के अनुसार कि निल्स बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है और उसकी कक्षा की एक एनर्जी लेवल होता है, इनकी एनर्जी फिक्स होती है और वो एनर्जी का ह्रास नहीं करते हैं, इसलिए वो नाभिक में नहीं गिरते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर हम देखें कोई आवेशित पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में वह ऊर्जा का ह्रास करता है, ऊर्जा को रिलीज कर देता है, तो ऊर्जा की कमी होती है। लेकिन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो कक्ष होते हैं उनमें विशेष एक ऊर्जा होता है, उनका एनर्जी लेवल होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा के साथ चक्कर काटता है और उसका जो ऊर्जा होता है वह अस्थायी बना रहता है, ऊर्जा का लॉस नहीं होता है, इसलिए परमाणु अस्थायी होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। तो ये आप ध्यान रखना, ये निल्स बोर ने ये बात बताई थी, यानी कि जो कमियां रदरफोर्ड के मॉडल में थी उन कमियों को निल्स बोर ने दूर किया। इस तरह से चारों मॉडल काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें आप बिल्कुल ध्यान रखना। नाभिक की खोज किसने किया था, परमाणु का धन आवेशित हिस्सा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हुए अपने कक्षा में ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये परमाणु का मॉडल है। और दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें, दो तीन बातें और आपसे शेयर करना चाहेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो वो किस बल के अनुसार चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के कारण, चूंकि नाभिक पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे धन आवेशित कण है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं नाभिक के चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर विद्युत बल है, उसके कारण उन्हें एक अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है और इसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दोस्तों तो आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।